दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहने वाली है? इसके साथ ही धान खरीदी को लेकर क्या कुछ अपडेट है दुर्ग जिले में? देखिए कमलेश्वरी जी, जैसा कि मुझसे पहले प्रियांशु कश्यप ने, हमारे रायपुर के संवाददाता ने बताया कि धान खरीदी जी। को लेकर व्यापक तैयारियां की बात कही जा रही है प्रशासन के द्वारा। और साथ ही उपार्जन केंद्रों में लगातार किसान अपने धान की फसल लेकर आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अपने धान की बिक्री कर वह उसका जो लाभांश है वह पा सकें। लेकिन एक बड़ी बात है, दुर्ग जिले के बारे में बात करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक जो धान उपार्जन केंद्र है वहां पर एक बड़ी डिसिप्लिन या फिर एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि जहां जिला सरकार ये तो कहती है कि 6,16,400 मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य इस वर्ष का रखा गया है। लेकिन जब जी। धान खरीदी केंद्रों में तैयारियों की बात आती है और साथ ही लक्ष्य के बारे में बात की जाती है तो 35 से 34 दिन मात्र बचे हैं। और वहां पर हर रोज जहां पर 70 से 80,000 90,000 टन क्विंटल धान लेना है, वहां पर मात्र एक दिन में 1,000 क्विंटल ही धान लिया जा रहा है या कहीं पर 1,500 क्विंटल धान लिया जा रहा है। तो ऐसे में धान समितियों के द्वारा इस लक्ष्य को पूरा किया जाना लगभग असंभव सा दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजी लाने के लिए धान केंद्रों में जो लिमिट तय की गई है धान खरीदी को लेकर, उसे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस ओर दोबारा विचार करके नए लक्ष्य निर्धारित कर एक सही अनुशासन के साथ समितियों को दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक मात्रा में किसान अपने धान की बिक्री धान उपार्जन केंद्रों में कर सकें। दूसरी एक बड़ी बात है, जिस तरीके से मेरे मित्र प्रियांशु कश्यप जी बता रहे थे कि जमीन गाइडलाइन को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी में ही जो सांसद हैं, जो विधायक आपस में आमने सामने हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी घेरने में लगी हुई है। और वहीं पूरे प्रदेश में देखा जाए तो जो बिल्डर हैं, जो रियल एस्टेट कारोबारी है, जो जमीन के दलाल हैं, वो लगातार सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं चक्का जाम करने की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं जिला पंजीयक जो हैं, जो रजिस्ट्रार अधिकारी हैं, वह इसकी प्रशंसा करते चूक नहीं रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से जमीन और महंगाई और तमाम चीजों के रेट बढ़े हैं, उसी अनुसार जमीन की भी कीमत बढ़नी चाहिए। अगर बाजार भाव और सरकारी भाव के बारे में बात करें तो अगर किसी जमीन का भाव सरकारी रेट अलग है तो उससे कहीं बढ़ चढ़कर अगर वह प्राइम लोकेशन का प्लॉट है या खेत है तो उसकी कीमत आसमान छूती है। इसे लेकर कहीं ना कहीं जमीन दलालों की भी घुसपैठ इसे मानी जाएगी कि वह अक्सर एग्रीमेंट करके किसानों की जमीन को प्लॉट काट कर बेचते हैं और अधिक से अधिक कीमत में बेचकर किसान को कम से कम लाभ दिया जाता है। तो उसी अनुरूप जो बदलाव, जो परिवर्तन देखा जा रहा है पिछले कई वर्षों में, तो उसी अनुरूप इस जमीन की नई गाइडलाइन तय की गई है। तो कहीं ना कहीं इससे किसानों को फायदा है। और वैसे भी देखा जा रहा है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि जमीन दलाल हैं, रियल एस्टेट कारोबारी हैं, या फिर वह जमीन के कारोबारी हैं जो लगातार इस तरह के कार्यों में लगे रहते हैं, खरीद फरोख्त के काम में लगे रहते हैं। तीसरी अगर बात करूंगा दुर्ग जिले के ही त्रिनयन ऐप को लेकर, जिसे कि नवाचार के रूप में दुर्ग आईजी के द्वारा शुरू कराया गया था। अब इसे बताया जा रहा है कि आधुनिक पुलिसिंग के विजन का परिणाम के सहित BPRD इन एप्लीकेशन को स्मार्ट पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हुए आईगॉट कर्मयोगी पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण में इसे शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है जो नवाचार के तहत त्रिनयन ऐप बनाया गया था, जिससे जो CCTV कैमरे हैं उन सब का सर्वेलांस लेकर, उन सब का एक इनपुट लेकर तमाम जगहों से अपराध करके भागने वाले अपराधियों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिलती है। तो इस तरह की कामयाबी और इस तरह के त्रिनयन ऐप को लेकर इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है कि इसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यशाला में शामिल किया जा रहा है। दूसरी अगर बात करेंगे मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर तमाम शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि समय सारणी आ गई है त्रैमासिक परीक्षा की, जिसमें बताया जा रहा है कि पहली से 5वीं की परीक्षा 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होगी और वहीं 6वीं से 8वीं की परीक्षा 12 से 20 दिसंबर तक होगी। ऐसे में माफ कीजिएगा, मैंने तिमाही कहा था, तिमाही परीक्षा का यह समय सारणी है। तो ऐसे में जो BLOs, जो शिक्षक BLO की ड्यूटी कर रहे हैं, जो गैर विभागीय कार्य में लिप्त हैं, तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं पढ़ाई का नुकसान बच्चों को झेलना पड़ रहा है। और उसके बाद जब यह तारीख आ गई है तो ऐसे में न तो कोर्स कंप्लीट है और न ही बच्चे इस तरह से तैयार हैं कि इस पूरी परीक्षा को सही तरीके से दे पाएं। तो एक बड़ा सवालिया निशान सरकारी प्रक्रियाओं पर लग रहा है। चौथी एक बात करेंगे BSP भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के द्वारा उठाए गए रिटेंशन पॉलिसी की स्कीम को, जिसके तहत जो कर्मचारी भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थायी रूप से काम करते हैं उन्हें अलॉट किया जाता है सेक्टर एरिया टाउनशिप का मकान, और जब रिटायरमेंट की बारी आती है तब भी वह इन मकानों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में रिटेंशन पॉलिसी लागू करना जरूरी हो जाता है। हालांकि इसके खिलाफ
जो सेवानिवृत्त वर्ग कर्मचारी हैं वह और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने एक मोर्चा खोल दिया है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें अब एसपी का मकान खाली ना करना पड़े, बल्कि उन्हें वापस उन्हीं के छठवीं लीज के रूप में उसे बेचकर उन्हें वहीं स्थायी रूप से रहने का मौका दिया जाए। कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही हमारे सहयोगी ने यह भी बताया कि जो है धान खरीदी को लेकर कई जगहों पर अनियमितताएं देखी जा रही हैं। इस दौरान किसान हालांकि जो है लगातार धान अपनी मंडी में अपनी धान पहुंचा रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द उनका धान बिक सके और उनका उसको लाभ मिल सके। इसके साथ ही जमीन रजिस्ट्री को लेकर लगातार विरोध भी देखे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये नियम आखिर वापस लिए जाते हैं या फिर ऐसे ही विरोध प्रदर्शन के बाद ये पूरा मामला शांत हो जाता है।